शाम की क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास कॉमन आयन इफ़ेक्ट। कॉमन आयन इफ़ेक्ट मैंने आपको लास्ट टॉपिक लेक्चर में कहा था कि हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं और मैंने उनमें उनके नाम आपको बता दिए थे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉमन आयन इफ़ेक्ट। अब कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या चीज़ होती है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कॉमन आयन हमारे पास एक ऐसा इफेक्ट होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरे पास एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हमें पता है सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब इसके जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो ये अपने आयंस में कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, और ये NaCl एक्वस में है। आपको पता है सॉलिड NaCl में से करंट पास नहीं करता, लेकिन मोल्टन या एक्वस सोल्यूशन में NaCl में से करंट पास करता है। तो एक्वस NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये अपने कंप्लीट आयन में चेंज हो जाता है। तो जाहिर है इसके आयन भी तो एक्वस में ही रहेंगे ना, क्योंकि ये खुद NaCl का एक्वस सोल्यूशन है। अब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। अब इसी तरह एक और है HCl, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी एक्वस में है। ठीक है, मैं लिख नहीं रही है, ये भी कंप्लीट अपने आयंस में चेंज हो जाता है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दोनों कंप्लीटली अपने आयंस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं NaCl के अंदर HCl डाल दूँ, NaCl में से HCl को अगर पास करवा दूँ तो क्या होगा, NaCl के ये दो आयंस हैं, HCl के ये दो आयंस हैं। अगर मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ तो क्या होगा, मेरे पास इन दोनों में एक चीज़ कॉमन हो गई है। अगर आपने नोट की हो, इन दोनों में क्लोराइड के आयन कॉमन हो गए। तो जब ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो ये डबल एरो है, इट्स मीन ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, लेकिन ये इसका अपना इक्विलिब्रियम है, ये अपना इक्विलिब्रियम है। जैसे ही आप HCl NaCl के ऊपर से पास करवाओगे तो Cl की कंसंट्रेशन कंबाइन हो जाएगी, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन दूसरे प्रोडक्ट की निस्बत Cl की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब जब ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, आपको पता है इक्विलिब्रियम तो तब आता है जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेट इक्वल होता है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दिया, अब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो वो उस पोजीशन में मूव करता है कि दोबारा से अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर सके। अब चूंकि प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया है तो ये इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए क्या करेंगे, ये रिएक्शन वापस से क्या होगा, यहाँ पे क्लोराइड आयन का ज़्यादा हो गए हैं तो ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन फिर से क्या करेगा, ये रिवर्स में जाएगा, और जब ये रिवर्स में जाएगा तो ये फिर से क्या बना देगा, NaCl बना देगा। तो जो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थी, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था कंप्लीट आयनाइज हुआ था, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालने पे आपके पास वो वापस से क्रिस्टलाइज हो गया। क्रिस्टलाइज मतलब NaCl की कंसंट्रेशन दोबारा से आ गई कि प्रेसिपिटेट होके नीचे आके बैठ जाएगा। तो ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट के किसी एक इलेक्ट्रोलाइट में दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालो तो किसी एक आयन के कॉमन होने की वजह से उस इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन डिक्रीज कर जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। बात क्लियर होगी बच्चों। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन जब मैंने इसको एक दूसरे वाले इलेक्ट्रोलाइट से पास करवाया तो इनमें एक आयन कॉमन हो गया। तो जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन वापस रिवर्स में मूव करेगा। तो जब ये रिवर्स में मूव करेगा NaCl आपके पास दोबारा से गेन हो जाएगा, इसकी आयनाइजेशन सप्रेस कर गई, डिक्रीज कर गई। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट अगर मैं इसकी डेफिनेशन को एक बार रिपीट करूँ तो हम इसे ये कह सकते हैं, डिक्रीज इन सोलेबिलिटी। और किसकी सोलेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, किसी आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, डिक्रीज इन सोलेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। और डिक्रीज किसकी वजह से की, बाय द एडिशन ऑफ अनदर सॉल्युबल कंपाउंड। ठीक है, आपने कोई दूसरा कंपाउंड डाला, उसकी वजह से एक आयन कॉमन हो गया, तो आयनिक कंपाउंड की जो आयनाइजेशन थी वो डिक्रीज कर गई। इसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर हो गया बच्चों।
अब इसी कॉमन आयन इफेक्ट को लेते हुए हमारा अगला टॉपिक भी इसी पे बेस करता है, और वो हमारे पास क्या है, बफर सॉल्यूशन। इसी कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस करेगा बफर सॉल्यूशन। अब ये बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो देखते हैं। बफर BUFFER बफर सॉल्यूशंस। अच्छा पहले मैं ये बता दूं बफर सॉल्यूशन होते क्या हैं, फिर बताती हूँ कॉमन आयन पे ये कैसे बेस करते हैं। अच्छा बफर सॉल्यूशन ना एक फर्स्ट करो मेरे पास ना एक मैं कोई सैंपल है, मैं किसी भी एक कंपाउंड को यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, चाहे वो एसिडिक है या बेसिक है, कुछ भी एक कंपाउंड है, मुझे पता है उसकी एक स्पेसिफिक पीएच है, कुछ भी है, उसकी पीएच मेंटेन है, ठीक है। अब मैं इस सैंपल को स्टडी कर रही हूँ और मुझे इसके अंदर इसको स्टडी करते हुए मेरी मजबूरी है कि मैंने इसके अंदर कोई एसिड डालना है, एसिड डालना है या बेस डालना है व्हाटएवर। लेकिन आप फर्स्ट करो कि मेरे पास ये सैंपल है, इसकी पीएच मेंटेन है, पीएच कुछ भी है, ठीक है। मैं इसको स्टडी कर रही हूँ और मेरी मजबूरी है, मैंने इसका कुछ रिजल्ट चेक करना है, तो मुझे इसके अंदर एक एसिड डालना है। अब मैं अगर इसके अंदर एसिड डालती हूँ तो इसका मतलब है इसकी पीएच चेंज हो जाएगी। अगर मैं एसिड ऐड करवा रही हूँ तो इसकी पीएच तो चेंज हो जाएगी। मेरा मकसद पीएच को चेंज करना तो नहीं है, मेरा मकसद इसको स्टडी करना है, इसके रिजल्ट्स देखना है। तो मैं चाहती हूँ मैं इसमें एसिड भी ऐड करूँ बट इसकी पीएच भी चेंज ना हो, तो मैं क्या करूँगी, तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है, मेरी अगर मजबूरी है ना मैंने ये एसिड डालना है, तो मैं सिंपल सिर्फ ये वाला एसिड नहीं डालूंगी, मैं इसी एसिड का साल्ट भी इसके साथ डालूंगी। मैं सिंपल एसिड नहीं डालूंगी, एसिड और एसिड का साल्ट भी उसके साथ डालूंगी, तो वो बन जाएगा, इनको मिक्स करने से बन जाएगा बफर सॉल्यूशन। अब जब ये मैं डालूंगी ना, तो मैं चाहे इसको जितना भी डालूँ इसकी पीएच चेंज नहीं होगी, अगर होगी भी तो जस्ट पॉइंट्स में कोई फ़र्क आएगा, अप्रॉक्सीमेट इक्वल रहेगी इनकी पीएच, वो चेंज नहीं होती। तो अब ये किस तरह से बफर सॉल्यूशन बनते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि ये कॉमन आयन पे किस तरह से बेस करते हैं, ठीक है। मैंने बफर सॉल्यूशन ज़रूरत किस लिए मुझे पड़ी इसकी, कि मैं किसी कंपाउंड को स्टडी करना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ उसकी पीएच चेंज ना हो, तो बफर सॉल्यूशन का काम होता है पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, वो पीएच को चेंज नहीं होने देते। अब बफर सॉल्यूशन को आप बना सकते हो, या तो आप ले लो वीक एसिड और उसी एसिड का सॉल्ट ले लो, या आप ले लो वीक बेस और उसके साथ उसी का सॉल्ट ले लो। अब एसिड और एसिड का सॉल्ट कैसे बनता है, जैसे ये देखो मेरे पास एक एसिड है CH3COOH, ये एसिड है। अब इसका सॉल्ट कैसे बनेगा, जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे और इसके साथ आके कोई मेटल लग जाए, तो ये क्या बन जाता है, एसिड का सॉल्ट बन गया। HCl एसिड है, अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर दे और इसकी जगह कोई मेटल लग जाए तो ये एसिड का क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, अगर मैं कोई वीक एसिड लेती हूँ, उस एसिड के साथ उसी का सॉल्ट डाल दूँ। मैं यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे वीक एसिड कौन सा लिया, यही जो एग्जांपल अभी लिखी CH3COOH, एसिटिक एसिड लिया, इस वीक एसिड के साथ इसी का सॉल्ट डाल दिया और सॉल्ट इसका क्या बना, H को निकाल दिया और उसकी जगह मैंने कोई मेटल लगा दी और लेट्स सपोज मैंने सोडियम लगा दी। तो इन दोनों को मिक्स करने से जो सोल्यूशन बना ना, दैट इज़ कॉल्ड एसिडिक बफर, क्योंकि मैंने क्या लिया, एसिड, वीक एसिड, तो जो बफर बनेगा उसका नाम क्या होगा, एसिडिक बफर। इसी तरह अगर मैं एक बेस ले लूँ, वीक बेस, और उसके साथ उसी का सॉल्ट ले लूँ, तब क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल भी साथ लिखती हूँ, मेरे पास वीक बेस कौन सी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होती है। अब इसका सॉल्ट कैसे बनाना है, OH को हटा दो और मैंने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड इसका सॉल्ट ले लिया, वीक बेस प्लस सॉल्ट, तो इनको मिक्स करने से जो बफर बनेगा वो क्या होगा, बेसिक बफर, क्योंकि मैंने क्या लिया है, बेस लिया। तो आप एसिडिक बफर्स भी बना सकते हो, बेसिक बफर्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो बफर किस तरह से बनेंगे, कोई भी एसिड या उसके साथ उसका सॉल्ट, या वीक बेस उसके साथ उसका सॉल्ट, तो आपके पास ये बफर बनेंगे। अब
बफर आपने बना लिया, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, दूसरी को रेस कर देती हूँ। अब ये पीएच को कैसे चेंज होने से रोकते हैं? ये पीएच को इस तरह से चेंज होने से रोकते हैं। मेरा जो सैंपल था, डजेंट मैटर वो एसिड था, वो बेस था, वो कुछ भी था, ठीक है, एसिड या बेस, वो कुछ भी था, मैं चाह रही हूँ कि उसकी चेंज ना हो, उसके पीएच चेंज ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एसिड नहीं डाला, एसिड का सॉल्ट भी डाला। अब क्या होगा, एसिड जब आयोनाइज होगा तो ये देगा CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसी तरह ये क्या देगा, जब ये आयोनाइज होगा तो ये देगा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब इन दोनों में चेक करो क्या होगा, ये वाला आयन कॉमन हो जाएगा। तो जब ये आयन कॉमन हो जाएगा इट्स मीन प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन वापस से रिवर्स में जाएगा। रिवर्स में जाके ये क्या बनाना शुरू कर देगा, एसिड, और एसिड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके सोल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी। ड्यू टू कॉमन आयन आपका जो सोल्यूशन है उसकी पीएच मेंटेन रहेगी, उसमें चेंज नहीं आता। और बेसिकली बफर्स का यही काम होता है कि ये पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ये पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, those solution which resist the change in their pH when a small amount of acid or a base is added to them। अगर आप कोई स्मॉल अमाउंट एसिड की या बेस की डाल रहे हो तब भी आपके सोल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होती, क्योंकि आपने जस्ट एसिड या बेस नहीं डाला, आपने बफर बनाकर उसको डाला है, तो वो आपके पीएच को चेंज होने से रोकती है। क्लियर हो गया? आपको पता ही होगा कि हमारा जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड जो होता है वो भी एक बफर होता है, ठीक है ना। और हमारे जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7.3 होती है। अगर वो 7.35 से चेंज हो जाए, इवन अगर 7 भी हो जाए, नॉर्मली 7.35 होती है हमारे ब्लड की पीएच, अगर ये 7 भी हो जाए या 7 से इंक्रीज करके 8 भी हो जाए, दोनों केसेस में डेथ हो जाती है। तो हमारा जो ब्लड है ना वो भी एक बफर होता है जो पीएच, हमारी ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है। ठीक हो गया? अब बफर आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से काम करते हैं, और आपको याद भी होगा, आप चाहे एसिडिक बफर लो चाहे बेसिक बफर लो, आप दोनों की पीएच या पीओएच को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने एसिडिक बफर लिया है तो आप उसकी पीएच कैलकुलेट करते हो, और अगर आपने बेसिक बफर लिया तो आप उसकी पीओएच कैलकुलेट करते हो। तो एक मैं आपको करवाऊंगी, याद होगा इंटर में पढ़ी हुई है हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। तो एसिडिक बफर की पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी, बेसिक बफर की पीओएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप खुद करोगे, ठीक है। तो हेंडरसन इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग हम एसिडिक बफर की या बेसिक बफर की पीएच और पीओएच को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो ज़रा देखिएगा। मैं टॉपिक को नाम रेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेशन के लिए जगह चाहिए। अच्छा जी, अब है जी मेरे पास बफर सॉल्यूशन, और आपको पता है बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है। एक हम लेते हैं एसिड और उसके अंदर डालते हैं उसी एसिड का कोई सॉल्ट। तो अगर मैंने एसिड लिया HA तो इसका सॉल्ट कैसे बनेगा, H निकल गया और इसके साथ कोई मेटल लगा दी, लेट्स सपोज Na लगा दिया, तो ये उसका सॉल्ट बन गया। अब एसिड भी आयोनाइज होगा और उसका सॉल्ट भी आयोनाइज होगा। एसिड आयोनाइज होकर बनाएगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव, सॉल्ट आयोनाइज होकर क्या बनाएगा Na पॉजिटिव और A नेगेटिव, ठीक है। तो इसको मैं कह देती हूँ जी ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, मैंने दोनों को यूज़ करना है। अगर मैं इक्वेशन 1 के लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखूँ तो वो क्या होगा, Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है H पॉजिटिव A नेगेटिव और रिएक्टेंट क्या है HA, ठीक हो गया। ये Kc का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ पर हम करके आए हुए हैं, Kc का एक्सप्रेशन तो आ गया, लेकिन ये डिसोसिएशन किस में हुई है, वाटर में।
और वाटर को हम इधर ला कर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, Ka। मैंने वो डेरिवेशन इसलिए नहीं की क्योंकि मैं पीछे आपको डिटेल से करवा चुकी हूँ। मैं डायरेक्ट इस एसिड का Ka लिख रही हूँ, Kc नहीं लिखा, ठीक है, मैं डायरेक्ट Ka लिख रही हूँ। तो ये इस रिएक्शन के लिए क्वेश्चन 1 के लिए मैंने Ka का एक्सप्रेशन लिख दिया और वो मेरे पास क्या आ गया, ये, इसको मैं नाम दे देती हूँ क्वेश्चन 3 का। मेरा काम क्या है, बफर की pH कैलकुलेट करना, pH, और वो कैसे आएगी, अगर मेरे पास H पॉजिटिव आ जाए तो मैं इसका नेगेटिव लॉग लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, pH। तो यहाँ से मैं H की कंसंट्रेशन को अलहदा कर लेती हूँ, तो बाकी क्या रह जाएगा, H को इधर आने दो, ये भी इधर ले जाओ, ये भी इधर ले जाओ, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, Ka के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। मैंने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को सेपरेट किया, ये Ka के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया और ये इसके साथ आके डिवाइड हो गया, ठीक। अब अगर मैं इसका, मुझे तो चाहिए pH, तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसका लेना है नेगेटिव लॉग, लेकिन मैं एक पहले लॉग लूँगी, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मैं लिख नहीं रही, आप खुद लिखते जाइएगा, दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ H पॉजिटिव, और इस पूरी इक्वेशन का, इस पूरी का आपने क्या लेना है, लॉग। तो चलो मैं एक स्टेप कर ही लेती हूँ, मैं सोच रही थी डायरेक्ट कर लूँ, चलो कोई बात नहीं। लॉग मैंने किसका लिया, Ka मल्टीप्लाई Ha डिवाइडेड बाय A माइनस, ये इसका मैंने लॉग ले लिया, ठीक। अब इसको तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे आ जाओ। लॉग का रूल मैट्रिक में हम पढ़ के आए हैं कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उस पर लॉग लग रहा है तो लॉग उस मल्टीप्लिकेशन के साइन को किस में चेंज कर देता है, पॉजिटिव के साइन में, ठीक हो गया। तो लॉग Ka प्लस लॉग ऑफ Ha ओवर A माइनस आ गया। अब मुझे सिर्फ लॉग नहीं चाहिए, मुझे माइनस लॉग चाहिए, तो मल्टीप्लाई, ये लॉग H को भी मैं लिख ही लेती हूँ, लॉग H पॉजिटिव, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय माइनस। आपने माइनस से दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H पॉजिटिव, इधर माइनस लॉग Ka, और इधर माइनस, ये पूरी रकम ऐसे आ जाएगी। अब देखो, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव pH के इक्वल होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka pKa के बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ Ha आपका क्या था, एसिड, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एसिड की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये जर्नल लिख रहे हैं हम, यहाँ पे कोई भी एसिड हो सकता है, और A क्या है, माइनस, A उसका सॉल्ट है, तो A क्या आ गया, सॉल्ट, तो मैंने एसिड ओवर सॉल्ट लिख दिया। अब अगर मैं इस रकम को, ये pH, ये pKa, अगर मैं इन दोनों को शफल कर दूँ, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, साल्ट को मैं ऊपर ले आऊँ और एसिड को नीचे ले जाऊँ, तो यहाँ पे साइन को क्या फ़र्क पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब आप डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को शफल करते हो तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है, और इस इक्वेशन को कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन, और किस लिए यूज़ की जाती है, फॉर कैलकुलेटिंग pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन। pH किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, बफर सोल्यूशन की, ये उस बफर का साल्ट है और ये उस बफर का एसिड है, एसिड की कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन, उसका लॉग लें, उसकी pKa वैल्यू लिखें, आपके पास उसका pH आ जाएगा। सेम केस आप कर सकते हैं, pOH कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपका बफर बेसिक है, तो सिंपल यहाँ पे pOH आ जाएगा और यहाँ पे pKa की बजाय pKb आ जाएगा। तो आप pH भी कैलकुलेट कर सकते हो बफर की, और pOH भी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी बफर की। तो बफर सोल्यूशन रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन माइन्यूट सा चेंज आता है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। pH को कंप्लीट तो चेंज नहीं करता, ना ही रोकता है, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंट तक उसको प्रिटेंड करता है कि इसकी pH चेंज ना हो। तो बफर्स बेसिकली किसी भी सोल्यूशन की pH को मेंटेन रखने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक टर्म होती है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई बफर किस हद तक
पीएच को रेजिस्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। और हर बफर की अपनी एक डिफरेंट कैपेसिटी होती है कि वो किस हद तक जो है बफर को सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोक रहा है। क्लियर हो गया? तो कॉमन आयन इफेक्ट ही जो है वो यूज़ होता है बफर्स में। बफर किस तरह से एक्ट करते हैं ये उसी में यूज़ होता है, उसी पे काम करता है। उसके बाद हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक रह गया है सोलबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को याद हो, आपने इंटर अच्छे से किया है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम इंटर में पढ़ के आए हैं, लेकिन मैंने इसलिए डिटेल में करवाई हैं क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई किसी को ये लगे कि मैंने नहीं पढ़ा तो मिस ने भी नहीं पढ़ाया तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं चाह रही हूँ कि सभी बच्चे एक दफ़ा और डिटेल से पढ़ लें ताकि जब आपके एग्ज़ाम हो तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हम लोगों का रह गया और वो है सोलबिलिटी प्रोडक्ट। सोलबिलिटी प्रोडक्ट अब कुछ आप लोग भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा बताऊंगी, बाकी आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है? हमें पता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो सारे वाटर सोलेबल होते हैं। ठीक है, वो जैसे NaCl है वो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, पोटाशियम क्लोराइड है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन बहुत सारे आयनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो वाटर में स्पेरिंगली सोलेबल होते हैं। स्पेरिंगली सोलेबल का मतलब क्या होता है? जैसे आप नमक को पानी में डालो, थोड़ा सा शेक करो, वो फ़ौरन से हल हो जाता है, चीनी को डालो वो भी हल हो जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो आयनिक भी होते हैं लेकिन वो स्पेरिंगली सोलेबल होते हैं। स्पेरिंगली सोलेबल मीन्स कि बहुत कुछ हद तक थोड़ा सा हल होता है, उसके बाद उनकी सोलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उनको कहते हैं स्पेरिंगली सोलेबल। जो कुछ हद तक हल होते हैं, कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते। तो स्पेरिंगली सोलेबल जो आयनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड ये वाटर में स्पेरिंगली सोलेबल होता है। ठीक है, अगर इसकी आयोनाइजेशन करवाई जाए तो आयोनाइज तो ये भी होता है लेकिन 2Cl आ जाएंगे, लेकिन जैसे NaCl कंप्लीट आयोनाइज होता है, पूरे का पूरा अपने आयन में चेंज होता है। लेड का क्लोराइड स्पेरिंगली सोलेबल होता है, ये कुछ हद तक सिर्फ अपने आयन्स में चेंज होता है, बाकी इसकी कंसंट्रेशन वैसी की वैसी रहती है। थोड़ा सा आयन्स में चेंज हुआ, इसकी सोलेबिलिटी ख़त्म, बाकी ये वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको PbCl को मैंने वाटर में डाला और मेरे पास ये बना, इस कुछ हद तक अपने आयन में चेंज हुआ, तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं Kc लिखूँ तो वो क्या होगा? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? लेड के आयन, क्लोराइड के आयन, मेरी ब्रैकेट ख़राब हो गई है, और क्लोराइड के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है, और नीचे क्या आ जाएगा? वाटर की कंसनट्रेशन और PbCl2 की कंसनट्रेशन, PbCl2 की कंसनट्रेशन। अब यहाँ पे हमें पता है कि वाटर की जो कंसनट्रेशन होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है? वो तो सेम होती है, लेकिन अगर मैं उसको वाटर में मैं ना लिखूँ, सिर्फ इसी की बात करें। अच्छा, PbCl2 चूँकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल था, अगर इसके मैंने 10 मोल लिए हैं तो 10 में से हो सकता है 1 मोल या आधा मोल इसका आयोनाइज हुआ हो, बाकी 9 मोल उसके वैसे के वैसे ही मौजूद है। तो 10 में से अगर एक निकल भी जाए तो डजेंट मैटर, उसे इग्नोर किया जा सकता है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को आप इसके साथ ले आओ, ये भी कांस्टेंट है तो इसको भी यहाँ पे ले आओ PbCl2। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? नया कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ होता है वो होता है KSP। KSP स्टैंड्स फॉर सोलबिलिटी प्रोडक्ट, कांस्टेंट फॉर सोलबिलिटी प्रोडक्ट। तो आप इन दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करो, आपके पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकल आएगा इसका, PbCl2 का। तो अब यहाँ पर किसी की भी सोलबिलिटी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो। जो स्पेरिंगली सोलेबल, मैं फिर से बता रही हूँ, जो स्पेरिंगली सोलेबल आयनिक कंपाउंड है उनका सोलबिलिटी प्रोडक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हो। याद होगा इंटर में जब सोलबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसकी 2 एप्लीकेशन भी थी, और वो एप्लीकेशन क्या थी? डिटर्मिनेशन ऑफ, या तो आपको KSP दिया हो या तो आपको KSP गिवन हो और आपने सोलबिलिटी निकालनी हो,
या फिर आपको सोलबिलिटी गिवन हो और आपने KSP निकालना हो। ये दो एप्लीकेशन आप लोगों ने की थी और ये आप लोग की असाइनमेंट है इन दोनों एप्लीकेशंस को करना। अगर आपको नहीं समझ आता देन आप लोग मुझे बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को पर्सनली जब आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको तब करवा दूँगी। तो यहाँ पर हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स वाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 2 3 4 5, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। किसी भी बच्चे को जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा और मुझसे पूछना फजूल होगा। खुद पढ़ के जब समझ नहीं आएगी मुझसे पूछिएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।